welcome to NIMS Homeopathy Clinic. I am Dr. Naisargi Modi, consultant homeopath and dietitian, practicing in Bhopal, Ahmedabad. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर नैसर्गी मोदी से, जो कि एक रिनाउंड होम्योपैथ और एक डाइटिशियन है, जिनका क्लिनिक भोपाल अहमदाबाद में है और जो लास्ट 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाय मैम, कैसे हो आप? आई एम वेरी मच फाइन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस बहुत ही बढ़ रही है। कई लोग हैं जो होम्योपैथी के तरफ जा रहे हैं अपनी हेल्थ को सही करने के लिए। और जैसे कि मैं भी आपकी पेशेंट हूँ और आपके साथ इतने टाइम से ट्रीटमेंट लेने के बाद मैंने काफ़ी कुछ जाना है। पर कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको होम्योपैथी के बारे में कुछ नहीं पता है, या जो लेमैन्स हैं जिनको होम्योपैथी कैसे काम करती है नहीं पता। कई लोगों को होम्योपैथी के बारे में मिथ्स, मिसकंसेप्शन, बहुत सारी चीज़ें जो उनके पास है। तो उन लोगों के लिए क्या जानना बहुत ही ज़रूरी है होम्योपैथी के बारे में? So well, that's a very good question. एक्चुअली ये सही है कि काफ़ी सारे लोगों को मिथ्स और मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी एक प्लेसिबो इफेक्ट है और उसमें कोई मेडिसिन नहीं होती, सिर्फ बातचीत लंबी चलती है तो उससे आपको आराम मिल जाता है और वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि एक्चुअली होम्योपैथी इज नॉट अ इंडियन सिस्टम, इट्स नॉट अ मेडिकल सिस्टम फ्रॉम इंडिया। वो उसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी, जो कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने की हुई थी। और बाकी जो थेरापी और बाकी जो पैथीज होती है उसी की तरह ये होम्योपैथी भी एक पैथी है और वो कंप्लीटली साइंस बेस्ड पैथी है। और ये 250 साल से भी पुरानी पैथी है कि जो प्रैक्टिस में चली आ रही है। सो इट्स नॉट जस्ट अ प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें सही तरह से साइंस और लॉजिक का इस्तेमाल करके वो आर्ट और साइंस को मिक्स करते ही एक दवाई पेशेंट को दी जाती है जिससे पेशेंट को आराम मिलता है। मैम, काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगता है कि होम्योपैथी सिर्फ स्किन या हेयर पे काम करती है। क्या ये सच है? क्या आप बताएंगे कि होम्योपैथी एक्चुअली कैसे काम करती है? ये एक मीथ है कि होम्योपैथी सिर्फ और सिर्फ स्किन और हेयर पर काम करती है। एक्चुअली होम्योपैथी बॉडी की हर एक सिस्टम पर काम करती है। और वो कैसे काम करती है? तो हमेशा कोई भी जो डिजीज होता है वो सेंट्रल डिस्टरबेंस से आता है। मतलब कि सेंटर में जो भी डिस्टरबेंस हुआ है, जो हमारी एनर्जी में जो डिस्टरबेंस हुआ है, उसका एक सिम्टम के रूप में एक डिजीज प्रोड्यूस होता है। और हम देख पाते हैं सिर्फ और सिर्फ वो डिजीज, वो सिम्टम, और हमें लगता है यही प्रॉब्लम है। लेकिन जब तक वो रूट कॉज जो कि सेंट्रल डिस्टरबेंस से आया है उसको ठीक ना किया जाए तब तक हमारा डिजीज क्योर नहीं होता। तो होम्योपैथी का जो एम रहता है वो रूट कॉज को ट्रीट करना रहता है। तो इसी वजह से होम्योपैथी कहीं पर भी डिजीज हो, उसके साथ साथ अगर रूट कॉज को ठीक किया जाए तो बॉडी की कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। ये सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथी वो रूट कॉज पर काम करती है और इसी तरह से वो सारे बॉडी के सिस्टम पर काम करती है। होम्योपैथी बॉडी के हर एक सिस्टम पर काम करती है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। पर क्या दूसरे पैथी की तरह इस पैथी में भी कोई लिमिटेशंस है? तो हर एक पैथी में अपने अपने लिमिटेशंस और अपने अपने एडवांटेजेस यानी कि स्कोप्स होते हैं। तो उसी तरह एडवांटेजेस के साथ साथ अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो होम्योपैथी में ये लिमिटेशंस हम मान सकते हैं कि जैसे कि सर्जिकल केसेस है उसमें होम्योपैथी काम नहीं करती। जैसे कि अगर एक्सीडेंट हुआ है और फ्रैक्चर हुआ है, बोन टूटा है, तो आप टूटे हुए बोन को होम्योपैथी की दवाई से नहीं जोड़ सकते, तो वहां पर सर्जरी की आवश्यकता रहती ही है। फिर अगर बात करने जाए तो नेचर के ऑपोजिट होम्योपैथी काम नहीं करती। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है और अगर आपको प्रेगनेंसी वो टर्मिनेट करनी है तो उस पर होम्योपैथी काम नहीं करेगी। या तो पीरियड, उसको डिले करना है, कोई फंक्शन आ रहा है और पीरियड नहीं चाहिए और उसको डिले करना है तो उस पर भी होम्योपैथी काम नहीं करेगी। उसके साथ साथ नींद अच्छे से आ रही है लेकिन अभी मुझे सिडेटिव्स की जरूरत है और मुझे अभी सोना है, तो ये भी नेचर का ऑपोजिट हुआ, तो उस पर भी होम्योपैथी काम नहीं करेगी। मतलब कि जहां जहां एबनॉर्मलिटी है
वहां को उसको नॉर्मल करने में होम्योपैथी आपकी हेल्प करेगी। जैसे कि प्रेगनेंसी में कोई इश्यू है तो वो ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी, या तो मेंसेस में इरेगुलरिटी है तो वो रेगुलर करने में आपकी हेल्प करेगी। लेकिन उसको चेंज करके एबनॉर्मल जो करना होता है वहां पर होम्योपैथी का कोई भी रोल नहीं होता। तो काफी सारे लोग ये मानते हैं कि कन्वेंशनल मेडिसिन से हम पीरियड्स को डिले कर सकते हैं, तो होम्योपैथी अगर साइड इफेक्ट की बिना उसकी दवाइयां है तो वो ले ले तो उसकी साइड इफेक्ट भी नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन ये होम्योपैथी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ जहां पर सप्रेशन करना होता है, जैसे कि काफी सारे एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर, मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर होते हैं, वो स्टेज में अभी ये सबको पता है कि पेशेंट अब ठीक नहीं होगा, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ सप्रेशन चाहिए, तो वहां पर होम्योपैथी पेलिएशन अच्छे से कर पाएगी, लेकिन वो एडवांस स्टेज को होम्योपैथी क्योर नहीं कर सकती। तो ये सारी होम्योपैथी की लिमिटेशंस। तो मुझे आपसे ये भी जानना था कि जब कोई पेशेंट एक होम्योपैथ के पास आता है तो केस टेकिंग में बहुत टाइम लगता है। एक होम्योपैथ पेशेंट से काफ़ी सारे सवाल करते हैं, तो उन सवालों का एक इंसान की डिजीज से क्या लेना देना? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि होम्योपैथी की दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ डिजीज के नाम पर नहीं दी जाती, उसका सेंट्रल डिस्टर्बेंस जानना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पेशेंट को वर्टाइगो का प्रॉब्लम है, चक्कर आने का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका ये है उसके साथ साथ कि जैसे ही वो कोई भी कदम बढ़ाता है, मूवमेंट चालू करता है, तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस चलता है तो उसको आराम मिलता है। से फॉर एग्जांपल अभी वो ही पेशेंट को वर्टाइगो का उसने ट्रीटमेंट करवाया और वर्टाइगो चला गया। थोड़े टाइम के बाद उसको से फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स का प्रॉब्लम चालू हुआ, जिसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। उसमें भी उसको वही सिम्टम आया कि जैसे ही पेशेंट एक कदम चलता है तो उसको वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है, और जब वो कंटिन्यू चलता है तो वो पेन अच्छा रहता है, उसको आराम मिलता है। ये सभी के सभी डिजीज में होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि ये देखिए आपका सेंट्रल डिस्टर्बेंस की परिभाषा है, वो लैंग्वेज बता रहा है। तो डिजीज का नाम सिर्फ और सिर्फ डिजीज का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं रहता। हर एक डिजीज के साथ साथ उसकी मोडालिटीज जो जैसे बोलते हैं हम कि उसको कब दर्द बढ़ता है, कब कम लगता है, कब अच्छा लगता है, क्या करने से उसको आराम मिलता है। उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे कि कोई भी पर्सन को अगर वो सूरज की गर्मी में जाएगा तो उसको हेडेक रहेगा, और हेडेक के साथ साथ उसका यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है कि हेड के साथ साथ ब्लैडर का कुछ भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये आदमी को होता ही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक डिजीज में ये एक पैटर्न बनती है। तो हर एक आदमी की अपनी अपनी खुद की एक प्रॉपर पैटर्न होती है। तो वो पैटर्न ढूंढने के लिए एक होम्योपैथ इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं। जब भी वो पैटर्न क्लियर हो जाती है, उसके अनुरूप एक मेडिसिन ढूंढी जाती है, और वो मेडिसिन डिजीज के नाम पर नहीं बल्कि वो पैटर्न पर काम करती है। और जैसे ही वो पैटर्न इम्बैलेंस से बैलेंस में आता है, आदमी का वो सिम्टम्स, वो डिजीज चला जाता है। अच्छा, तो यहाँ हमने केस टेकिंग की बात की, तो सपोज कोई एक हेल्दी इंसान है, हेल्दी जो खुद बोल सकता है, वो तो आपको आके सारी चीज़ें बता देगा। पर अगर हमें किसी छोटे बच्चे का केस लेना है कि जो एक इन्फेंट है, या जिसको ऑटिज्म है, या जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैरालिसिस है और वो अपना मुंह नहीं खोल सकते, जो कोमा में है, तो आप उनका केस कैसे लेते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा डिजीज की पैटर्न ढूंढना बहुत जरूरी है। तो वो जरूरी नहीं है कि जब कोई बोले, जब कोई आपसे बात करे या तो उसके बारे में बताए, तभी आप उसकी पैटर्न ढूंढ सकते हो। वहां पर ऑब्जर्वेशन बहुत काम आता है। कोई भी डिजीज होता है तो उसकी एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व करने पर दिख ही जाती है। और रही बात अगर बच्चे की, तो बच्चे की हिस्ट्री हम उसकी मदर की प्रेगनेंसी स्टेटमेंट से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे पता चलता है? तो क्या होता है यहाँ पर, मदर का जो भी प्रेगनेंसी स्टेट है ना, तो वो बच्चे में कैरी ओवर होता ही है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मदर जब प्रेगनेंसी में थी तब वो क्राउड पर नहीं जाना चाहती थी, क्राउड से उसको सफोकेशन या घबराहट होती थी, तो वो बच्चे में आकर
वहां पर उसको भी प्रॉब्लम होना शुरू हो ही जाता है। ये काफी सारे चीजों में देखा जाता है। तो वहां पर हम मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री पर फोकस डालते हैं और उससे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप निकालने की ट्राई करते हैं। और रही बात ऐसे जो कोमा में और जो अनकॉन्शियस पेशेंट की, तो वहां पर डिजीज पैटर्न हम ऑब्जर्व करके निकालते हैं कि उसकी रेस्पिरेशन इश्यू क्या है, उसका बिहेवियर सबकॉन्शियस में भी क्या है, और या तो फिर उसका शुरुआत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन अभी का जो स्टेट है। उससे अलावा उसका जो शुरुआत हुआ वो कैसे हुआ, उसका कॉज क्या था, वो सब ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसमें से हमें सब कुछ मिल ही जाता है। सिर्फ और एक एग्जांपल मैं देती हूँ। मेरा एक पेशेंट था जो कि बच्चा ही था और वो सबकॉन्शियस में था। जब उसकी शुरुआत हमने की कि उसकी डिजीज की शुरुआत कैसे हुई, काफी सारे पीडियाट्रिस्ट ने मना कर दिया था कि ये बच्चा अभी अरेस्टेड ब्रीदिंग में चला जा रहा है, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो उसकी शुरुआत हुई एकदम स्टूपर कंडीशन से, स्टूपर माने के एकदम नॉमिनल कंडीशन से। तो काफी सारी हमारी मेडिसिन ऐसी होती है जिसकी शुरुआत वायलेंस होती है, जैसे कि एपिलेप्सी आना, बहुत सारे तनाव आ जाना, खींच आ जाना, और बाद में वो बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है। काफी सारे केसेस में हमने ये देखा है कि बच्चा बहुत ज्यादा रोता है और रोने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। काफी सारे बच्चों में हमने ये देखा था कि जैसे कि सिर्फ और सिर्फ 2-4 वॉमिटिंग हुई और बच्चा अनकॉन्शियस हो गया। तो ये सारी की सारी कंडीशंस में दवाइयाँ चेंज हो जाती है और उसी बेस पर हम वैसे केसेस की दवाइयाँ ढूंढ पाते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर हम लोग कन्वेंशनल मेडिसिन देखते हैं तो वो अलग अलग केमिकल्स या इंग्रेडिएंट से बनती है, पर होम्योपैथी की तो सारी दवाइयाँ एक ही जैसी दिखती है, तो वो कैसे अलग अलग लोगों पर काम करती है? तो जैसे कि आप देखते हो कि हर एक लोगों के पास सेम ही होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है, तो आपको ये लगता है कि होम्योपैथी में सिर्फ एक ही दवाइयाँ है, लेकिन वो जो आप छोटी छोटी सफेद गोलियां होम्योपैथी की दवाई के रूप में देखते हो, वो एक सिर्फ मीडियम है। एक्चुअली जो इंग्रेडिएंट होता है वो होम्योपैथिक दवाई हम वो मीडियम के अंदर डालकर हर एक पेशेंट को देते हैं और वो हर एक पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होता है, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। तो वो जो सफेद गोलियां देख रहे हो जो सिमिलर है, वो सबका एक ही होता है और वो एक दवाई को बॉडी में एनर्जी में रूप में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक मीडियम। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब। पर इससे भी मेरा एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम लोग जैसे मिनरल की बात करते हैं कि आपने बोला आपकी दवाइयाँ उसमें से बनती हैं, जैसे हम सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है, आपने कहा कि मिनरल्स जैसे सॉल्ट से भी आपकी दवाई बनती है, तो हम सॉल्ट को उसी के रूप में कंज्यूम करें और सॉल्ट को आपकी दवाई के फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करें, तो उसमें डिफरेंस क्या है? ये बात हो गई कि आपको विनमस स्नेक ने काटा है, तो उसी स्नेक से आप फिर से नहीं कटवा सकते, क्योंकि पॉइजन इज पॉइजन। हमेशा जब पॉइजन होता है तो उसकी रेमेडी भी पॉइजन ही होती है। तो आप उसी स्नेक से अगर फिर से कटवाए तो वो पॉइजन की इफेक्ट नहीं चली जाएगी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपको जो स्नेक ने काटा है, ये बात सही है कि उसका ही पॉइजन आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव रहेगा, लेकिन वो पॉइजन पर प्रोसेस करनी रहती है, उसकी मेडिसिन तैयार करनी पड़ती है और वो अगर आपको दी जाए तो वो पॉइजन की इफेक्ट चली जाएगी। ऐसे ही होता है जब आप रो सॉल्ट लेते हो, इसकी इफेक्ट आपकी बॉडी में अंदर अलग होती है, जो कि आप हर एक फूड में आप कंज्यूम करते हो। और अगर कोई पेशेंट को वो ही मिनरल सॉल्ट की मेडिसिन की जरूरत है तो उसको मेडिसिन के रूप में तैयार अलग से किया जाता है, जिसको होम्योपैथिक लैंग्वेज में हम पोटेंटाइजेशन एंड डाइल्यूशन बोलते हैं। तो उसकी इफेक्ट चेंज हो जाती है। तो उसी तरह से दवाई काम करती है। अच्छा, आगे बढ़ती हुए मेरे को एक और चीज़ भी आपसे जाननी थी। कई लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथी दवाइयाँ, होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप जब शुरू करते हो तब आपको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ता है, तो क्या ये सच है? देखिए, अगर डाइट की बात की जाए तो एक हेल्दी, एक वेल बैलेंस्ड, एक प्रॉपर डाइट हर एक हेल्दी पर्सन के लिए भी बहुत जरूरी होता है, रिगार्डलेस व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे आर टेकिंग, राइट। जैसे कि अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना या तो बहुत लिमिटेड कंज्यूम करना, सिगरेट स्मोकिंग उससे दूर रहना और अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी नींद, अच्छा रेस्ट लेना, ये सब लोगों के लिए भी बहुत ही जरूरी है,
जो कि अगर होम्योपैथिक दवाई लेते हैं उनके लिए भी सेम रहता है कि उनको भी ये सब करना बहुत ही जरूरी है। अगर कुछ पर्टिकुलर चीजों की बात की जाए कि जैसे हमने सुना है कि होम्योपैथी में आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते या वगैरह वगैरह, तो उसमें एक्चुअली उसका मेन रीजन ये है कि आप ऐसा नहीं है कि आप ऑनियन या गार्लिक नहीं कंज्यूम कर सकते। यहाँ पर क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन टंग से डायरेक्ट नर्व्स पर अफेक्ट करती है और उसका रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी जैसे आपने दवाई ली, वो स्टमक में गई, डाइजेशन हुआ, वो ब्लड में गई और बाद में उसकी इफेक्ट चालू हुई, तो यहाँ पर होम्योपैथिक दवाई ऐसे काम नहीं करती। होम्योपैथिक दवाई क्विक रिजल्ट के लिए क्विक काम करती है कि आप अगर टंग पर रखोगे तो वहां पर नर्व से भी आपका इफेक्ट शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपने कुछ भी खाया है या तो ऑनियन गार्लिक जैसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस लिया हुआ है तो वो एक नर्व की एंडिंग को कवर कर देगी, तो होम्योपैथिक मेडिसिन वहां पर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसी वजह से हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि अगर आप कुछ भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग या स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस ले रहे हो या तो इन जनरल भी आप कुछ भी खाना खा रहे हो तो 10-15 या आधे घंटे के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन कंज्यूम करना हितावह रहता है ताकि उसकी एफिकेसी बढ़ जाए। और अगर स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है जैसे कि कॉफी है, फिर वो कपूर है या तो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग परफ्यूम्स है, तो उसकी इफेक्ट से होम्योपैथी की इफेक्ट्स कम हो जाती है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में क्वांटिटी नहीं होती, उसमें एनर्जी के रूप में क्वालिटी होती है। तो इसी वजह से वो सारी चीजें होम्योपैथिक दवाई से दूर रखना बहुत ही हितावह रहता है। थैंक यू सो मच मैम, इतनी जानकारी इतना पेशेंटली और इतना डिटेल में हमें समझाने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों, होम्योपैथी के बारे में कोई भी सवाल, डाउट या आपको कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ट्रीटमेंट लेने के लिए सीधा आप डॉक्टर नैसर्गी मोदी से बात कर सकते हैं। उनका नंबर और उनके डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू।